एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में एनुअल अवार्ड फंक्शन चल रहा था। इस समय बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित किया जाने वाला था। सभी लोगों को यह विश्वास था कि इस अवार्ड के दावेदार केवल 2 लोग हैं। पहले हैं मिस्टर अमित सक्सेना, जो कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं और आज एक मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। मिस्टर सक्सेना खुद से काम करने में विश्वास रखते हैं और मेहनत से नहीं डरते। दूसरे मैनेजर हैं मिस्टर बलजीत सिंह सोढ़ी। मिस्टर सोढ़ी ज़्यादातर अपना समय केबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम करते हुए कॉफ़ी एंजॉय करते हुए व्यतीत करते थे और बीच बीच में फ्लोर पर जाकर अपनी टीम के सभी मेंबर से मिलकर आते थे। पिछले साल यह अवार्ड मिस्टर सोढ़ी को मिल चुका था, इसलिए सबको यह विश्वास था कि इस साल का अवार्ड मिस्टर अमित सक्सेना को जाने वाला है। और स्टेज पर जब भी यह बोला जाता कि इस साल का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जाता है तो लोग हाथ उठा करके बोलते थे कि मिस्टर सक्सेना को। यह सिलसिला 2 बार चलता रहा, लेकिन तीसरी बार में जब मिस्टर सोढ़ी को विनर घोषित कर दिया गया तो पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि दाल में कुछ काला है। अब सब हैरान थे कि मिस्टर सोढ़ी ने ऐसा क्या किया जो मिस्टर सक्सेना ने नहीं किया। अगर आप भी हैरान हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए उस टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जिसने परिणाम को पलट कर रख दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर। हम बात करने वाले हैं उस टूल्स और स्ट्रेटजी की जो सभी के काम आने वाली है। चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, लीडर हो, टीम लीडर हो जो छोटी या बड़ी टीम को हैंडल करते हो, या एक स्टूडेंट हो। इस टूल्स को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यह सभी मैनेजर, लीडर, टीम लीडर और सुपीरियर्स के पास होती है। जिसे पता है वह यह टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग करता है, जिसे नहीं पता है वो नहीं करता है। आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए आपका सीखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको इस बात का पैसा नहीं देती कि आप मेहनत कितनी करते हैं, बल्कि इस बात पर देती है कि आप रिजल्ट क्या देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस ट्रेनिंग से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला है डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। डेलीगेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनका डेलीगेशन प्रक्रिया में क्या महत्व है। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी के फीचर्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, डेलीगेशन के क्या लाभ हैं, कंपनी को इससे क्या फायदे होते हैं। डेलीगेशन के इस प्रक्रिया के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। डेलीगेशन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। डेलीगेशन के स्टेप्स क्या हैं। एक प्रभावशाली डेलीगेशन के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या हैं। डेलीगेशन के अच्छे परिणाम के लिए एक मैनेजर या बॉस का सपोर्ट कितना आवश्यक है। एक मैनेजर या सुपरवाइजर को ध्यान में रखना चाहिए कि वह अपवर्ड डेलीगेशन ना करे, और यदि करता है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। और अंत में जानेंगे
कि इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या है। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल। एक मैनेजर के पास पूरी टीम होती है और जितने भी लोग उस टीम में होते हैं वह सारे ही मैनेजर के प्रतिनिधि होते हैं। अतः इस टीम को प्रतिनिधि मंडल कहा जाता है। एक मैनेजर के पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ऑर्डर रिसीव करना, प्लानिंग करना, कार्य को एग्जीक्यूट करना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करना और डिस्पैच करके प्रोडक्ट को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना यानी कस्टमर तक पहुंचाना। इतना ही नहीं, ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद भी पोस्ट ऑर्डर बहुत सारे काम होते हैं। अब इतना सारा काम एक अकेला मैनेजर कैसे कर सकता है? क्या यह उसके लिए संभव है? नहीं, वह अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए उसके नीचे एक टीम होती है और वह उनका प्रयोग करते हुए अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करता है और उनके द्वारा अपने काम को पूर्ण करता है। मैनेजर द्वारा अपने काम को सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को डेलीगेशन कहते हैं। अपने सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपना एक मैनेजर की नौकरी का महत्वपूर्ण भाग है। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब हम एक एक करके तीनों एलिमेंट्स को समझेंगे। अथॉरिटी। अथॉरिटी को हिंदी में प्राधिकरण कहते हैं। प्राधिकरण एक ऐसी चीज है जिसमें किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है। प्राधिकरण आमतौर पर किसी की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। मैनेजमेंट की दृष्टि में अथॉरिटी को दूसरों की गतिविधियों को निर्देशित करने और निर्देशित करने के अधिकार के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार यह एक अधिकार है जो निर्णय लेने के लिए संगठन के संसाधनों का उपयोग करता है। इसके अनुसार अथॉरिटी यानी प्राधिकरण रखने वाले के पास दूसरों को निर्देशित करने का अधिकार है ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन प्रभावी ढंग से कर सके। इससे कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथ ही यह उन निर्णयों को लेने के लिए अधिकार रखता है जिससे कंपनी के मूल उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के फीचर्स क्या हैं? यह एक अधिकार है जो सुपीरियर के पास होता है और सुपीरियर इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए सबऑर्डिनेट द्वारा कार्य करवा लेने में सक्षम होता है। यह अधिकार एक विशेष पोजीशन में निहित होते हैं या यूं कहें कि मौजूद होते हैं। जब व्यक्ति उस पोजीशन को स्वीकार या ग्रहण करता है तो वह सारे अधिकार उसके पास स्वतः ही आ जाते हैं। अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर जाती है, जैसे मैनेजर से चलकर सबऑर्डिनेट तक। एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है ताकि सबऑर्डिनेट कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। अथॉरिटी ही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच एक रिश्ता कायम रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। जब एक मैनेजर या सुपीरियर एक पर्टिकुलर काम को अपने सबऑर्डिनेट को सौंपता है तो साथ में काम से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी देता है, रिसोर्सेज देता है और काम को पूरा करने के लिए जो भी अथॉरिटी की आवश्यकता होती है वह भी देता है। और सबऑर्डिनेट सभी चीजों को समझते हुए काम को स्वीकार कर लेता है। तो अब
सबॉर्डिनेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह काम को दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित समय के अंदर और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ काम को पूरा करके अपने मैनेजर या सुपीरियर को रिपोर्ट करे। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसराबिलिटी यानी जवाबदेही, और यह निकल कर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझा कि एक मैनेजर या सुपीरियर अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने काम को सबॉर्डिनेट को सौंपता है और सबॉर्डिनेट काम को स्वीकार कर लेता है। अब सबॉर्डिनेट अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए काम को पूरा करके देता है, और अगर उसके काम में कोई भी कमी पाई जाती है तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होता है यानी उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन अब क्योंकि ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी मैनेजर या सुपीरियर के पास होती है, तो वह यह कहकर अपनी जान नहीं बचा सकता कि गलती उसके सबॉर्डिनेट की है। अगर काम अच्छा होता है तो रिवार्ड किसको दिया जाएगा? मैनेजर को। ठीक उसी प्रकार से अगर काम का परिणाम अच्छा नहीं आया है और पनिशमेंट दिया जाता है तो मैनेजर को ही दिया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की होती है, सबॉर्डिनेट की नहीं। बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के लाभ क्या है? एक मैनेजर अपने काम को डेलीगेट करके न सिर्फ लोगों को इन्वॉल्व करता है काम में, बल्कि उन्हें एम्पावर करता है और अपनी टीम के लोगों को नई नई स्किल सिखाकर उनका विकास भी करता है। टीम के लोगों की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ती है और उनके काम करने की गुणवत्ता में सुधार आता है। इट रिड्यूसेस टैट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। टैट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी सबॉर्डिनेट दिए गए समय से पहले काम को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। डेलीगेशन की इस प्रक्रिया से सबॉर्डिनेट में इतनी काबिलियत आ जाती है कि वह अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठकर काम करने के लायक बन जाता है। सबॉर्डिनेट को अपने कार्य के प्रति संतोष बढ़ता है। अब जब मैनेजर अपने काम को सबॉर्डिनेट में बांट देता है तो उसके पास टाइम की बचत हो जाती है, जिसे वह और अधिक प्रोडक्टिविटी वाले काम में इस्तेमाल कर सकता है। इससे सबॉर्डिनेट में काम करने की क्षमता में विकास होता है। सबॉर्डिनेट जब काम को पूरा करके रिपोर्ट करता है तो उसमें आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई पड़ती है। इससे मैनेजर की डिसीजन मेकिंग में सुधार आता है। मैनेजर के टीम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो डेलीगेशन के इतने सारे लाभ हैं जिन्हें हमने अभी लास्ट की 2 स्लाइडों में देखा। थिंग्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग डेलीगेशन। अब हम जानेंगे कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है जब एक मैनेजर किसी कार्य को अपने सबॉर्डिनेट को सौंपने वाला है। नंबर 1, काम को सौंपने से पहले सबॉर्डिनेट की योग्यता का आकलन कर लेना चाहिए। नंबर 2, सबॉर्डिनेट का कमिटमेंट लेवल क्या है, इसको जान लेना भी आवश्यक होता है। यदि किसी सबॉर्डिनेट की कार्य क्षमता को बढ़ाना है तो उसे कंसीडर करना चाहिए, इससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगर सबॉर्डिनेट को इससे पहले भी काम दिया गया है तो उसका परिणाम क्या था, इस पर भी विचार कर लेना ठीक होता है। डेलीगेट किए जाने वाले काम को पूरा करने के लिए उपयुक्त समय है या नहीं, इसके बारे में विचार कर लेना चाहिए
और उसी के अनुसार सही सबॉर्डिनेट का चुनाव करना चाहिए। मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच एक अच्छे कम्युनिकेशन की स्थापना होनी चाहिए ताकि जरूरत और सही समय पर संपर्क करना आसान हो। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अनुसार और उसके अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन में आने वाली बाधाएं। डेलीगेशन में आने वाली बाधाएं दोनों तरफ से हो सकती हैं, जैसे मैनेजर या सुपीरियर की तरफ से, दूसरा सबॉर्डिनेट की तरफ से। तो पहले हम जान लेते हैं कि मैनेजर या सुपीरियर की तरफ से होने वाली बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1, जब मैनेजर को यह संदेह हो कि उसके सबॉर्डिनेट काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं, समय से काम को कंप्लीट करके दे पाएंगे या नहीं, तो उसमें कॉन्फिडेंट की कमी होती है, जिसके कारण वह काम को डेलीगेट करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। फियर, मैनेजर के मन में डर होता है कि काम पूरा हो पाएगा या नहीं। लैक ऑफ एबिलिटी इन सबॉर्डिनेट, एक मैनेजर तब अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाता है जब उसे पता हो कि उसके सबॉर्डिनेट इस योग्य नहीं हैं कि इस पर्टिकुलर काम को पूरा कर सकें। इनसिक्योरिटी, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैनेजर को इनसिक्योरिटी फील होती है तो अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाता है। सेल्फ इंपॉर्टेंस, कुछ मैनेजर या सुपीरियर कंपनी और अपने विभाग में सेल्फ इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए अपने काम को सबॉर्डिनेट में डेलीगेट नहीं करते हैं। आई कैन डू इट बेटर, एक मैनेजर उस काम को डेलीगेट नहीं कर सकता जो उसे लगता है कि इस काम को मेरे से ज्यादा अच्छा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए इस काम को तो मुझे ही करना पड़ेगा। आई लाइक टू डू इट माई सेल्फ, इस काम को करना मुझे बहुत पसंद है, अतः इस काम को मैं स्वयं करूंगा। इनएबिलिटी टू डायरेक्ट, खुद काम करना और अपने निर्देश देते हुए दूसरों से काम करवा लेना दोनों अलग अलग स्किल हैं और ये दोनों स्किल एक साथ बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। अगर मैनेजर में ये दूसरी स्किल नहीं है तो अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाता है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, नियंत्रण खो देने का डर, डेलीगेशन के इस लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया में एक समय ऐसा भी आता है जब सबॉर्डिनेट इतने काबिल हो जाते हैं कि मैनेजर के गैर मौजूदगी की स्थिति में सबॉर्डिनेट काम को रुकने नहीं देते। इससे मैनेजर के मन में एक डर आता है और वह डर होता है अपनी टीम पर से अपना कंट्रोल खो देने का, जिस कारण मैनेजर अपने काम को डेलीगेट करने से बचता है। बैरियर्स एट सबॉर्डिनेट साइड, सबॉर्डिनेट की तरफ से उत्पन्न होने वाली बाधाएं। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, सबॉर्डिनेट काम को स्वीकार करने से बचने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि कुछ भी अगर गलत हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे और बॉस सबके सामने मुझे खरी खोटी सुनाएगा। फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड, इसमें सबॉर्डिनेट के मन में डर होता है कि यदि मेरे काम में कोई गलती हुई या काम किसी कारण से गलत हुआ तो सब मेरी योग्यता, मेरी स्किल सेट और मेरे अनुभव पर उंगली उठाएंगे। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबॉर्डिनेट में आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वह असमंजस में पड़ जाता है कि पता नहीं काम कर पाता हूं या नहीं, और अगर नहीं कर पाया तो मेरा बॉस और मेरे कुलीग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
एक बार जब मैनेजर या सुपीरियर ने किसी विशेष काम को सबॉर्डिनेट को सौंप दिया तो उसे समय देना चाहिए ताकि वह अपना पूरा फोकस उस काम पर देते हुए काम को अच्छे से पूरा कर सके। बीच में उसका ध्यान किसी और काम को देके पहले वाले काम से ना हटाएं। इससे सबॉर्डिनेट इरिटेट होता है और काम से ध्यान पूरी तरह से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में उसे कोई और ऑप्शन देखना उचित होता है। लैक ऑफ R&R। मैनेजर अपनी टीम का लीडर होता है और एक लीडर का कर्तव्य होता है कि वह अपनी टीम में रोमांच और उत्साह बनाकर रखे ताकि टीम का प्रत्येक मेंबर 100% देने के लिए तैयार रहे। इसके लिए किसी प्रकार का रिवार्ड या रिकॉग्निशन देने का कल्चर विकसित करना चाहिए। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। काम को डेलीगेट करने के दौरान मैनेजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम की पूरी जानकारी सबॉर्डिनेट को दे दी गई है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के अभाव में काम करना मुश्किल होता है और काम का परिणाम अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट टाइम सबॉर्डिनेट काम स्वीकार करने से बचने की कोशिश करता है। रिमूवल ऑफ टास्क एट द एंड। कई बार जब काम लगभग पूरा होने के स्टेज में पहुंच चुका होता है तो मैनेजर या सुपीरियर सबॉर्डिनेट से काम वापस ले लेता है। ऐसी स्थिति में सबॉर्डिनेट बहुत बुरा फील करता है। भले ही मैनेजर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसने इसलिए काम वापस लिया हो कि वह खुद काम को चेक करके फाइनल फिनिश देगा ताकि काम में और वैल्यू ऐड हो सके और प्रेजेंटेबल बना सके। स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन। नंबर 1, डिसाइड व्हाट टू डेलीगेट। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार निर्णय लें कि कौन सा काम डेलीगेट करने वाला है। अब काम का महत्व, अर्जेंसी यानी अविलंबिता एवं सुटेबल सबॉर्डिनेट आदि को ध्यान में रखते हुए सही सबॉर्डिनेट का चुनाव करें जो जिम्मेदारी के साथ और समय पर काम को पूरा करके दे सके। सबॉर्डिनेट को काम और उसकी जिम्मेदारी के बारे में अच्छे से समझाएं। डेलीगेट किए गए काम को पूरा करने के लिए जितने रिसोर्सेस और अथॉरिटी की आवश्यकता हो उसे प्रदान करें। सुनिश्चित कर लें कि काम के प्रति सबॉर्डिनेट की क्या जिम्मेदारी है और क्या जवाबदेही है। ये सारी चीजें उसे समझ आ गई हैं। और अंत में काम को समय से और उम्मीद पर खरा उतरने वाले परिणाम को देने के लिए कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर लें। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। जिस प्रकार से किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए रेसिपी, गाइडलाइन या एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से डेलीगेशन की इस प्रक्रिया से बेहतर परिणाम पाने के लिए उसके सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। नंबर 1, फंक्शनल क्लैरिटी। यह अत्यंत आवश्यक है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों के लिए कि फंक्शनल क्लैरिटी यानी कार्यात्मक स्पष्टता में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। इस काम से किस प्रकार के परिणाम की उम्मीद है और वह हमारे लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है का स्पष्ट होना आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबॉर्डिनेट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की समानता में ही अथॉरिटी प्रदान किया जाए, क्योंकि यदि कम है तो काम में बाधा आने का डर होता है और अगर ज्यादा हो तो मिस यूज का डर होता है।
एक सबॉर्डिनेट के लिए एक बॉस होना चाहिए। जो भी निर्देश दिया जाए उसी बॉस से दिया जाए। एक से ज़्यादा बॉस होने पर काम कम और कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। इससे काम में देरी होती है और परिणाम भी अच्छे नहीं होते। काम को डेलीगेट करने से पहले सबॉर्डिनेट की अंडरस्टैंडिंग और जिम्मेदारी लेने की स्वीकृति उसकी स्वेच्छा से होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि प्रतिनिधि मंडल को जो भी अथॉरिटी यानी प्राधिकरण दिया जाए वह स्पष्ट, सीधा और आसानी से पहुंच के योग्य हो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इस सिद्धांत के अंतर्गत सबॉर्डिनेट को पूरी आजादी दी जाती है कि कार्य के दौरान वह अपने तौर पर दिए गए प्राधिकरण के अंदर रहते हुए सभी निर्णय ले सकता है जो कि उसके कार्य की उद्देश्य पूर्ति करते हों। इफेक्टिव सपोर्ट्स इन डेलीगेशन। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब आप अपने सबॉर्डिनेट को काम सौंप रहे हैं तो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ सौंपें। किसी भी प्रकार का संदेह रखना आपके मन की शांति को क्षति पहुंचा सकता है। काम से संबंधित सभी जानकारी सबॉर्डिनेट को प्रदान करें। काम में प्रयोग होने वाले सभी संसाधनों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सबॉर्डिनेट को काम के दौरान कोई भी संदेह या असमंजस की स्थिति या क्वेरी हो सकती है, जिसके लिए आपका पहुंच में होना काम को आसान बना सकता है। अपने सबॉर्डिनेट में काम को लगातार डेलीगेट करते रहना चाहिए। काम की सफलतापूर्वक पूर्ति और अच्छे परिणाम के लिए सबॉर्डिनेट को सबके सामने सफलता का श्रेय दें यानी शाबाशी दें। यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो कारण का पता लगाएं कि गलती हुई क्यों, बजाय इसके कि सबॉर्डिनेट को कसूरवार घोषित करें। अवॉइड अपवर्ड डेलीगेशन। अपवर्ड डेलीगेशन नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। अपवर्ड डेलीगेशन तब होता है जब सबॉर्डिनेट अपने काम को सुपीरियर को ट्रांसफर करता है। अगर सबॉर्डिनेट ऐसा करता है तो सुपीरियर कहता है कि ठीक है, सोचकर बताता हूं। अब यहां पर सुपीरियर को फॉलो करना पड़ता है सबॉर्डिनेट के साथ, जो संभव नहीं है। सुपीरियर हमेशा ऐसा होने यानी अपवर्ड डेलीगेशन पर यह संकेत देता है कि अपवर्ड डेलीगेशन सबॉर्डिनेट और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए हेल्दी नहीं है। इससे केवल काम में देरी होती है और समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं। कंक्लूजन। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि डेलीगेशन एक बहुत ही प्रभावशाली टूल यानी उपकरण है जो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य पूर्ति के लिए एक साथ काम करने की अनुमति के साथ एक प्रभावी और सुरक्षित वातावरण बनाता है। कर्मचारी डेलीगेशन की बारीकियों से अवगत हों और दूसरों को भी अवगत करवाएं ताकि इसका सही ढंग से संगठन में प्रदर्शन किया जा सके। डेलीगेशन से न सिर्फ आप अपने काम को पूरा करवा पाते हैं बल्कि दूसरों के स्किल सेट यानी कौशल दक्षता में भी वृद्धि करते हैं, जिससे उन्हें मदद मिलती है कि वह अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर होकर काम करें और उन्नति कर पाएं। थैंक यू। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए
सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों से करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।